हो रहा है ना? तो कल हमने एक डायग्राम बना लिया था, फटाफट आप थोड़ा सा स्पीड से काम करते हैं ना, क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं और हर क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6th 7th 8th कौन? 8th क्वेश्चन है ना, 7.8। ठीक है, क्वेश्चन डायग्राम कुछ इस तरह से था, दो रिजिड वॉल्स हैं और बीच में एक नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली कोई रॉड है। ठीक है, और इसकी लेंथ आपको बताई थी 2, करेक्ट, 2 मीटर। यहां पर ये एंगल कितना था? यहां पर 53, तो इसकी हाइट थोड़ी सी मैं ऊपर कर देता हूं। अच्छा ठीक है, 53 ऊपर, बिकॉज यहाँ हमने T1 टेंशन लिया था, तो T1 ये भी उतना ही होगा 37, तो T1 cos 37। इस पॉइंट के यहाँ पर हमने लिया था T2 cos 50, ये लीजिए T2, ये लीजिए T2। यहाँ पर आप जैसा कहें, जैसा हमने उस दिन कल बनाया था अभी, ठीक है। T1 T2, हाँ, वेट कहाँ से पास हो रहा है? यहाँ से कहीं से, W। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है रॉड की? 2 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस क्वेश्चन में बताई है D। कोई बच्चा म्यूटेड नहीं है, म्यूट कर ले। कौन है, नाम बता देता हूँ। ओके, बिल्कुल टाइमिंग पर कर लिया। हाँ भाई, तो डायग्राम में यही कुछ था। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्सेस बता देते हैं आपको। तो T2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर T2 sin 37, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर भी होगा किसका? T1 का, तो T1 sin 53 डिग्री। ठीक बात, हमें क्या पता लगाना है? हमें स्मॉल d का पता लगाना है। सही बात, स्मॉल d का पता लगाना है। क्या आपको रॉड का मास बताया है क्या? नहीं, क्वेश्चन में रॉड का मास हमें गिवन नहीं है, इसका मतलब हमें W का पता नहीं है। इंटरेस्टिंग बात, और इम्पोर्टेंट भी, W के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये जो मिड पॉइंट है ना, इसको आपने C अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना। मिड पॉइंट तो नहीं है, सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है, जिसको मैंने कहा C लिख देना। और रॉड के जो दो एंड है, एक है लेफ्ट एंड A, दूसरा राइट एंड B है। अब भाई PQ लिखा था या AB लिखा था, बता दो। सर PQ लिखा था। तो जो लिखा था वही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू, हाँ भाई, तो जो सी पॉइंट है ना, हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी। ए के अबाउट मोमेंट ले सकते हैं, सॉरी पी सी क्यू, तो पी के अबाउट या सी के अबाउट या क्यू के अबाउट, इनमें से किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे जिसके अबाउट हमें मोमेंट लेना होगा। टॉर्क लेते हैं ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम P को सेलेक्ट नहीं करेंगे, Q को भी नहीं करेंगे, हम C को सेलेक्ट करेंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे ही आप C के अबाउट मोमेंट लेते हैं, तो W का जो मोमेंट होगा वो 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, W का मोमेंट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम जैसे ही कहेंगे बाय टेकिंग मोमेंट अबाउट C, तो रोटेशनल एक्सिस आप कहां पर ले रहे हैं? C पर। तो एक फोर्स तो है T2 cos 37, एक है T1 cos 53, एक है W। ये तीन है जो परपेंडिकुलर है, दो ये भी हैं। तो एक मिनट देख लें किन किन के टॉर्क नहीं होंगे। जैसे ही आप C पॉइंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, हम लेते हैं मोमेंट, वी आर टेकिंग मोमेंट अबाउट C। तो बताइए इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन C से पास हो रही है क्या? तो आंसर है यस। देखो T2 sin 30, T2 sin 37 की लाइन ऑफ एक्शन देख रहे हैं आप, ये कहां से आ रही है? इस डायरेक्शन से आ रही है। इसका मतलब C पॉइंट उसमें इंक्लूड कर रहा है, इस डायरेक्शन में। T1 sin 53 C से पास होते हुए आ रहा है क्या? बिल्कुल सही है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन जब आप बनाएंगे तो C पॉइंट पास हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे भी नहीं होगी, इससे भी नहीं होगी। W की लाइन ऑफ एक्शन C से पास हो रही है क्या? तो आंसर है यस। तो ये तीनों ऐसे फोर्स हैं जिनका कोई मोमेंट होगा ही नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। तो C पॉइंट से ये तीनों पास हो रहे हैं। बस
ये दो ऐसे फोर्स हैं जो सी से पास नहीं हो रहे, सही बात, एक क्यू से हो रहा है, दूसरा पी से हो रहा है, पी से क्यू से हो रहा है, सी से नहीं हो रहा, तो इन दोनों के मोमेंट होंगे। चलिए दो इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। तो पहला लिखिए, फ्रॉम इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल डायरेक्शन, from equilibrium in vertical direction, from equilibrium in vertical direction, क्या लिखना है भाई, एक वर्ड चेंज करवा रहा हूं मैं, वर्टिकल के प्लेस पर आप हॉरिजॉन्टल कर दें, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल है ना, फ्रॉम इक्विलिब्रियम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो डायग्राम देखो अपने अपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं? T2 sin 37 और T1 sin 53। बिल्कुल सही, T2 sin 37 इक्वल टू T1 sin 53। देखिए लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला फोर्स इक्वल होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7.8 में क्या बताया है, द रॉड PQ इज इन इक्विलिब्रियम, रेस्ट पर है, मोशन नहीं कर रही है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के ये दो फोर्स बैलेंसिंग कंडीशन में होंगे। कर दिया ना बराबर, सबने कर दिया। आपको sin 37 की कल वैल्यू बताई थी 3/5, याद आया, sin 37 की वैल्यू होती है 3/5, लिखिए T2 इंटू 3/5, T1 इंटू sin 53 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5, है ना, साइंस में जब तक हो ये रेशियो ध्यान रखना, sin 53 की वैल्यू होती है 4/5। तो एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल बनाया था कल मैंने, जो आपको आपकी पूरी टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं मिलेगा, तो उसका ध्यान रखना, अगर ये 37 है तो ये कितना होगा, 53 होगा, ये 90 है। तो आप घर पर डी से बनाकर देखना, आपको ये रेशो कितने मिलेंगे, यहां पर होगा 3, यहां पर 4, यहां पर 5, पाइथागोरस थ्योरम। तो बताइए यहां पर अब सही है, T2 अपॉन T1 इक्वल टू 4/3। यस सर। यस सर। 4/3 काम में ले लेंगे जब आएगा, है ना, T2 अपॉन T1 इक्वल टू 4/3, इसको यहां पुट कर दें, हो गया। अब जो मैं स्टार्टिंग में आज कह रहा था, लिखिए बाय टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट सी, by taking moment about point C, by taking moment about point C, तो C पॉइंट के अबाउट अगर हम मोमेंट लेते हैं, तो मैंने कुछ फोर्सेस को तो सर्कल कर दिया, देखो 1 2 3, इन 3 फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन C से कहीं ना कहीं पास कर ही रही है, तो इनके तो कोई मोमेंट होंगे नहीं, क्योंकि अगर किसी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन किसी पॉइंट से पास करती है, तो लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही 0 हो गया, इसलिए तो ये जो सर्कल कर दिए इनके तो नहीं होंगे। अब इन दोनों की बात करें तो इनके मोमेंट होंगे। अब याद रहे, एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ध्यान से देखें, इस सी पॉइंट के अबाउट अकेला ये अलॉन T2 cos 37 इस रॉड को कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, समझ रहे हैं ना, सी के अबाउट रॉड को T2 cos 37 कैसे घुमाए, जैसे ये पॉइंट C है तो ये फोर्स ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ, तो रॉड कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज। तो लिखते हैं माइनस T2 cos 37, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, D, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना D, ये माइनस क्यों किया मैंने, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मोमेंट को आप यस क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, तो धीरे इतनी बार रिपीट होती है तब जाके लास्ट में बच्चे के दिमाग में बात बैठती है कि हाँ मोमेंट लेते कैसे हैं। अब एक और फोर्स है T1 cos 53, तो इस सी पॉइंट के अबाउट, इस सी पॉइंट के अबाउट T1 cos 53 डिग्री रॉड को कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, है ना, T1 cos 53 इनटू किससे करें, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन
सी से कितना डिस्टेंस पर है, सी से, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं बच्चे, 2 माइनस डी। ये 2 माइनस डी कैसे आया, रॉड की कंप्लीट लेंथ 2 है और डी इधर है, तो ये बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी, है ना, समझ गए, 2 माइनस डी इक्वल टू क्या करें, 0, क्योंकि रॉड PQ इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब नेट टॉर्क क्या है, 0। तो ये दो टॉर्क लग रहे हैं रॉड पर, इन दोनों का नेट क्या आ रहा है, 0। हाँ भाई, ट्रांसफर कर सकते हैं ना, नेगेटिव वाले को उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, या नहीं भी करें तो काम चल जाएगा। आप तो एक काम करो, T2 की वैल्यू पुट करो, T2 की वैल्यू पुट करो 4/3 T1, कहां से, इक्वेशन 1 से। T2 के प्लेस पर आप यहां पर ध्यान दें, यहां पर T2 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 4/3 T1, यस और नो, सही बात है। तो दो काम मैं करता Yes. जाऊंगा साथ में, देखिए, हाँ, तो 4/3 T1 किसके प्लेस पर, T2 के प्लेस पर। cos 37 की वैल्यू 4/5 होती है, cos 37 की वैल्यू 4/5 होती है, कल मैंने लिखवाई थी, देख लेना, इनटू डी। तो पहला स्टेप तो हो गया, T1 ऐसा का ऐसा, T1 ऐसा का ऐसा। cos 53 की वैल्यू 3/5 होती है, बिल्कुल आप देख लेना, कल मैंने वैल्यू आपको बताई थी 3/5, और वैसे डायग्राम भी आपके सामने है, इससे सब पता लग जाता है, भूल जाओ ना तो ये ध्यान रखो आप, स्मॉल एंगल के सामने वाली साइड 3, लार्जर एंगल के सामने वाली साइड 4, 3 और 4 का पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस 5 आता ही है, इनटू 2 माइनस डी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से आप में से कोई भी डी निकाल सकता है। देखो T1 कॉमन अगर 0 में चला जाएगा, ले लो T कॉमन, ये ले लिया मैंने T कॉमन, तो अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा 16/15D, 16/15D प्लस 3/5 को अंदर पहुंचाएं, सर 6/5। 16/15D नेगेटिव आएगा ना, हाँ, ये नेगेटिव रखना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, बिल्कुल, और माइनस 3/5D इक्वल टू 0। तो देखो T1 मैंने कॉमन लिया, और जो अंदर सॉल्व किया थोड़ा बहुत उसको आप देखो, तो 15 5 एलसीएम 15, 9 प्लस 15, 9 प्लस 16 25, 25/15 क्या होता है, 5/3, माइनस का 5/3, माइनस का 5/3 डी, और प्लस का 6/5। ये टी को तो मैं हटा भी सकता हूं, T1 कहां चला गया, 0 के नीचे डिवाइड में, हाँ भाई, तो डी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 पॉइंट या 0 पॉइंट, जो भी, 0.75 72 0.72, एटीन अपॉन 25 क्या होता है, 0.72, सॉल्व कीजिए, डी की वैल्यू बताइए, ट्रांसफर कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ट्रांसफर करेंगे तो आएगा 5/3, डी इक्वल टू 6/5, so d equal to 18/25, so d equal to 0.72, हाँ या ना, क्योंकि मुझे इस d की वैल्यू सालों से पता है, क्या आंसर हर साल आता है, तो आना भी चाहिए। तो मैंने डिवाइड तो नहीं किया, आप करके बताएं, काफी बच्चे तो कह रहे हैं यस, घर से भी बताएं, स्मॉल डी की वैल्यू, यस सर, 0.72 ही आ रहा है, 0.72 मीटर ही आ रहा है। तो देखो, Yes, हमें T1 यही पता कहना है। नहीं करना था, हमें T2 पता नहीं करना था, तो हमने क्या किया, T1 T2 के जो रेशो हैं वो बना के रख लिए, जरूरत पड़ी देखो इसकी भी, अगर हम T2 के प्लेस पर 4/3 T1 नहीं लिखते तो T1 कॉमन नहीं आता, कॉमन नहीं आता तो हम इससे पीछा कैसे छुड़ाते, है ना। तो इक्वेशन 1 की भी जरूरत पड़ी,
और इस इक्वेशन से हमें मिला स्मॉल डी। तो स्मॉल डी एक्चुअल में 2 मीटर से तो स्मॉल ही है। ठीक है, समझ में आई कुछ रोटेशन की कहानी। तो इस तरह से मोमेंट लिए जाते हैं। एक्चुअल में सिस्टम का रोटेशन नहीं हो रहा है, हम भी यही कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, देखो जीरो लिखा हुआ है ना, बट इक्वेशन बनाना होता है। तो इक्वेशन बनाने के लिए किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट तो लेना ही पड़ेगा। और थोड़ी समझदारी हमने क्या दिखाई, सी के अबाउट लिया क्योंकि डब्ल्यू गिवन नहीं था, और जैसे ही सी के अबाउट मोमेंट लेते हो डब्ल्यू का मोमेंट लिखना भी नहीं पड़ता है। अगर आप पी के अबाउट मोमेंट लो तो कहानी चेंज हो जाएगी। कौन कौन से आएंगे उसमें, उसमें एक ये आएगा और एक ये आएगा, समझ रहे हैं ना, ये आएगा ना ये आएगा ना ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। फिर डब्ल्यू का क्या करोगे, फंस जाओगे आप, उसको देखते रहोगे। तो हमें इस क्वेश्चन में सी के अबाउट ही मोमेंट लेना पड़ेगा। अगर मास गिवन होता तो आप पी के अबाउट भी ले सकते हो, क्यू के अबाउट भी ले सकते हो और सी के अबाउट भी ले सकते हो, मास गिवन होता तो। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ कार वेट्स, ये हो गया था क्या कार वाला? यस 7.9 हमने यस बिल्कुल कर लिया था। होता है ना, ईच फ्रंट व्हील ईच बैक व्हील निकाला था हमने और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया था। 7.10 पर देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट अ टेंजेंट टू द स्फीयर गिवन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट any of its diameter to be 2/5 mr square, where m is the mass of the sphere and r is the radius of the sphere। तो ये वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो आपको पता है पहले से, आपको याद ही करवा दिया मैंने। स्फीयर का उसके किसी एक डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर हम लेते हैं। आपको बताना है उसकी किसी टेंजेंट के अबाउट। मुझे ऐसा लग रहा है एक दिन किया था, एक दिन आपने ये क्वेश्चन किया भी था। लेट ये कोई स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ये है सॉलिड स्फीयर का डायमीटर, यहां से यहां तक होता है डायमीटर, और डायमीटर से पास होने वाली ये एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में कितना बताया है, 2/5 mr स्क्वायर। यस सर, ये क्या हुआ है? किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है, वही कह रहा हूं मैं ना। आपको टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ये जो टेंजेंट है ना इसके अबाउट। यस सर, कर लिया था ये क्वेश्चन। यस बिल्कुल ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज लेकर हमने ये किया था। तो I इक्वल टू क्या होता है, ICM प्लस एम डी स्क्वायर। डी की वैल्यू किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। आंसर बताओ, आंसर बताओ। किया हुआ है तो घर से काफी बच्चे बोल रहे हैं, आपने भी देखा होगा शायद रजिस्टर में। तो टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या आएगा, 7/5 mr स्क्वायर। तो चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि रोटेशनल एक्सिस से, ध्यान दें, रोटेशनल एक्सिस से मास डिस्ट्रीब्यूशन जितना दूर होता है आई उतना बढ़ता जाता है, और रोटेशनल एक्सिस के आसपास अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो आई कम होता है। ठीक है, क्योंकि आई का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, किसी एक सिंगल पार्टिकल के लिए आई का फॉर्मूला क्या होता है, जो सबसे पहले बताया था, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एक पार्टिकल के लिए। तो आर ज्यादा तो आई ज्यादा, इसलिए। तो रोटेशनल एक्सिस अगर इस स्फीयर के अंदर से पास हो रही है, ध्यान दें, रोटेशनल एक्सिस अगर स्फीयर के अंदर से पास हो रही है तो मास डिस्ट्रीब्यूशन इसके आसपास है, तो आई की वैल्यू थोड़ी कम है। अगर रोटेशनल एक्सिस कहीं बाहर सेलेक्ट कर ली, अब मास डिस्ट्रीब्यूशन दूर भी तो है एक्सिस से, तो आई की वैल्यू बढ़ जाती है। इसी में एक और पार्ट है, गिवन द मोमेंट, गिवन क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग ऑफ अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r कितनी है, 5 mr स्क्वायर, 1/4 mr स्क्वायर। किसके अबाउट है, डायमीटर के अबाउट। किसी डिस्क के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, और पूछा क्या है, find its moment of inertia about an axis normal to the disk and passing through a point on it edge। इसके एज से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो देखते हैं,
7.10 का सेकंड पार्ट, दिस इज अ डिस्क, दिस इज अ डिस्क, और ये है वो डायमीटर होता है ना, डायमीटर यहां से लेकर यहां तक, और डायमीटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I इक्वल टू 1/4 mr²। ठीक है, डिस्क कैसा स्ट्रक्चर होता है, डिस्क कैसी बॉडी होती है, प्लेनर बॉडी होती है, मानते हैं ना, डिस्क कैसी बॉडी होती है, प्लेनर बॉडी होती है। आपको एक एक्सिस थ्योरम बताया था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, याद आया कुछ, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो डिस्क के किसी एक डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, तो डिस्क का कोई भी डायमीटर लो, सेंटर से पास होता ही है, डिस्क के किसी भी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिलेगा आपको, अगर इसके अबाउट लो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिलेगा आपको, मतलब एक्सिस को समझ लें, दी एक्सिस इज लाइज इन द प्लेन ऑफ प्लेनर बॉडी। तो प्लेनर बॉडी आज ये कौन सी है, डिस्क, तो ये वो एक्सिस है जो डिस्क के प्लेन में है। चलिए एक और मैं यहां बना देता हूं, दिस इज द एक्सिस विच लाइज इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, सेम, कितने भी डायमीटर बना दे, सभी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम। तो इन दोनों एक्सिस के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, तो एक को आप बोल सकते हैं आई एक्स, दूसरे को आप बोल सकते हैं आई वाई। तब डिस्क के सेंटर से पास होने वाली वो एक्सिस जो परपेंडिकुलर है डिस्क के प्लेन की, नॉर्मल है डिस्क पर, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, समझ रहे हैं, आई एक्स प्लस आई वाई करेंगे, 1/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा, 1/2। तो एक इंपॉर्टेंट काम, बिकॉज आपको डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, तो आप क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, हमने आई जेड नहीं लिखा, आई इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो पहली बात, और एक्चुअल में ये सीएम भी तो होता है डिस्क का, तो इसको आप ज्यादा अच्छे से लिखें तो ये क्या है, आई सी एम, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आई सी एम। तो आई सी एम क्या होगा, आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये कौन सी एक्सिस थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। डिस्क कैसी बॉडी है, प्लेनर बॉडी है, तो ये वो दो एक्सिस हैं जो प्लेनर बॉडी के प्लेन में है, प्लस म्यूचुअली 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर ही ले लें हम, 3D में है ये सब कुछ, ये डिस्क इस तरह से है, तो एक एक्सिस इधर है, एक मान लो आपकी तरफ है या पीछे की तरफ है, तो इन दोनों को आप आई एक्स आई वाई अगर इमेजिन करते हैं, तो आई जेड हमारा क्या है, आईसीएम, आईसीएम क्या होगा, आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये वो एक्सिस है जो प्लेनर बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। याद आ गई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो यहां पर 1/4 mr² प्लस 1/4 mr² इक्वल टू 1/2 mr²। पहला स्टेप, पहला काम तो यही है, तो डायग्राम बनाकर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को याद करते हुए ये पूरा स्टेप, पहला स्टेप। अब करना क्या है, फाइनली क्या करना है, फाइनली क्या करना है वो भी सुन लो। हमें ये पता नहीं करना था, हमसे ये पूछ रहे हैं कि इस डिस्क को टेंजेंटली टच, मतलब इस डिस्क को किसी एक पॉइंट से टच करके जाने वाली इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा जो इसको टच करके जा रही है, प्लस प्लस इस डिस्क का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। जैसे ये डिस्क हो तो इसके परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो पहले इसके अबाउट पता किया जो बीचों बीच से जा रही है, आईसीएम। अब इसके अबाउट पता करना है तो कौन सी एक्सिस थ्योरम यूज लोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। तो इन दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन D इक्वल टू यहां भी क्या हो जाएगा, मुझे लग रहा है ऐसे क्वेश्चन भी एक बार शायद किए थे, एग्जैक्टली ये तो नहीं होगा बट ऐसा कुछ किया था। हाँ भाई हो जाए तो बताना। फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज लेकर आईसीएम पता लगाओ, फर्स्ट स्टेप। देन पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज लेकर आई पता लगाओ, सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप अब यहां करते हैं, स्टेप 2,
I इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर, यही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सिंबल आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में यहाँ IZ लिखते हैं, तो IZ हमारे लिए क्या है, ICM हाफ MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, तो आंसर आ गया 3/2 MR स्क्वायर। आपका भी यही आ रहा होगा फाइनल आंसर। चेक भी करना आप आराम से, क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों ऑप्शंस आंसर सेम मिलेंगे। हो गया। टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, अब और अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। 11th क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं। तो टॉर्क क्या होता है मैं आपको एक बार याद दिला दूं। तो टॉर्क होता है गाइस आई अल्फा, जिस तरह से F इक्वल टू ma होता है वैसे टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। तो क्वेश्चन क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड के टॉर्क लग रहे हैं किस पर, एक तो होलो सिलेंडर है और एक सॉलिड स्फीयर है। होलो सिलेंडर को आप जानते हैं, होलो सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर को भी आप जानते हैं। होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर। जो रिंग का होता है वो होलो सिलेंडर का होता है, याद आया, बहुत दिनों पहले बताया था। जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है cm के अबाउट, वही होलो सिलेंडर का होता है। तो अगर मैं होलो सिलेंडर के लिए आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं तो वो होता है mr स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर के लिए अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं I2 तो वो क्या होता है, याद आया, अभी अभी यूज लिया था 2/5 mr स्क्वायर, सही है। तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है होलो सिलेंडर, एक सॉलिड स्फीयर, बोथ ऑफ हैविंग सेम मास एंड रेडियस, दोनों के मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है, बट आई सेम नहीं होंगे, ठीक है। क्या सेम है, दोनों पर टॉर्क सेम है, टॉर्क दोनों पर सेम है। आपको बताना क्या है, which of the two will acquire a greater angular speed after a given time। किसी t टाइम के बाद जब टॉर्क लगा वो टाइम क्या है, t इक्वल टू 0। तो एट, चलिए ऐसे लिखते हैं, एट टाइम t, एट एनी टाइम t, तो किसी t टाइम पर दोनों में से किस ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ज्यादा होगी, है ना, ज्यादा होगी। तो आपको मैंने एक बार इक्वेशन बताया था, ये क्वेश्चन 3 स्टेप्स में होगा। पहला स्टेप आपके सामने है, क्वेश्चन में I1 I2 गिवन नहीं है, तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सॉलिड स्फीयर का, होलो सिलेंडर सॉलिड स्फीयर। अगर सॉलिड स्फीयर सॉलिड सिलेंडर होता तो आई क्या होता, सॉलिड सिलेंडर का आई क्या होता, जो डिस्क का होता है 1/2 mr स्क्वायर, 1/2 mr स्क्वायर। इस एक्सिस के अबाउट जो डिस्क का होता है ना, तो याद है कॉइन के ऊपर कॉइन रखते जाएं तो सॉलिड सिलेंडर बनता है, और रिंग के ऊपर आइडेंटिकल रिंग रखते जाएं तो होलो सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर बनता है। ऐसे मैंने आपको कुछ लॉजिक बनाने के लिए कहा था। तो ये तो होलो सिलेंडर है और ये सॉलिड स्फीयर है। चलिए अब टॉर्क सेम है गाइस, टॉर्क सेम है। अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, सही सोच रहे हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बिकॉज टॉर्क सेम है तो टॉर्क इक्वल टू हम लिख सकते हैं I1 अल्फा 1 किसके लिए, फॉर सिलेंडर, एंड फॉर सॉलिड स्फीयर टॉर्क इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं I2 अल्फा 2। तो ये इक्वेशन है सिलेंडर के लिए, ये इक्वेशन है स्फीयर के लिए। टॉर्क सेम है, जैसे F इक्वल टू ma होता है वैसे एंगुलर में क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, याद रखना है अब, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अब इन दोनों इक्वेशन से देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, या एक काम हम और करते हैं, आई के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, mr स्क्वायर इंटू अल्फा 1, I2 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा 2, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2,
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो कौन सा इक्वेशन कर रहे हैं हम? 7.11। टॉर्क तो सेम है। तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो पहले पूरा क्वेश्चन देख लें, पेन बाद में चला लेना है ना, पहले क्वेश्चन देख लें। क्या सेम है? टॉर्क सेम है, बट ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम नहीं है, इसलिए आई अलग है, अल्फा अलग है। जिसका आई ज्यादा होगा उसका अल्फा कम होगा, जिसका आई कम होगा उसका अल्फा ज्यादा होगा। रीजन, प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा? एम आर स्क्वायर अल्फा 1 इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा 2। ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 का रेशो देखते हैं कितना आएगा। तो अल्फा 1 रेशो अल्फा 2 इक्वल टू, देखो अल्फा 1 रेशो अल्फा 2 इक्वल टू, सीधी सी बात, सही है ना? यस सर। बिल्कुल चेक कर लिया। Yes. तो इतना काम अब कर लें तो वैसे तो आइडिया लग गया मुझे कि किसका ओमेगा ज्यादा होगा। जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसी का तो ओमेगा ज्यादा होगा। तो इस रेशो से क्या पता लग रहा है? अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1। तो अल्फा 2 किसके लिए है? सॉलिड स्फीयर के लिए है। तो जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसका ओमेगा भी ज्यादा होगा, क्योंकि इनिशियली दोनों ऑब्जेक्ट जीरो मोशन में है, कोई मोशन नहीं हो रहा है। टॉर्क दोनों पर t इक्वल टू 0 पर लगा है, तो किसी टाइम t पर किसका ओमेगा ज्यादा होगा वो इस इक्वेशन से पता लगता है। आपको एक इक्वेशन पहले बताया था, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, जिससे v इक्वल टू u प्लस at होता है ना, at। तो यहाँ a के प्लेस पर अल्फा, t के प्लेस पर t। हाँ, क्वेश्चन में गिवन क्या है? ओमेगा नॉट 0 है, दोनों बॉडीज इनिशियली जीरो मोशन रेस्ट पर थी। तो फाइनल एंगुलर स्पीड ओमेगा क्या होगी? 0 प्लस, जैसे मैं इसको इस इक्वेशन को सिलेंडर के लिए लिखूं तो मैं सिलेंडर के लिए क्या लिखूंगा? ओमेगा 1 0 प्लस अल्फा 1 टी। देखो सिलेंडर के लिए हो गया, ओमेगा नॉट तो दोनों के लिए 0 है। ठीक है, तो ओमेगा 1 क्या होगा? अल्फा 1 इंटू टी। अब अल्फा 1 कैसे मिलेगा? चलो अल्फा 1 को अल्फा 1 ही लिखते हैं ना, अल्फा 1 टी, अच्छी बात है, अल्फा 1 टी। एक और इक्वेशन अगर हम सॉलिड स्फीयर के लिए करें तो सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होगा? ओमेगा 2 इक्वल टू 0 प्लस अल्फा 2 टी। समझ गए? ओमेगा 2 है तो वहां अल्फा 2 है, v इक्वल टू u प्लस at के जैसा इक्वेशन है ये। तो ओमेगा 2 इक्वल टू क्या होगा? अल्फा 2 के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं? 5/2 अल्फा 1, 5/2 अल्फा 1। तो पहले तो इस स्मॉल ब्रैकेट में देखो, अल्फा 2 के प्लेस पर 5/2 अल्फा 1 लिखा जा सकता है क्या? Yes, sir. इसको देखो, बॉक्स जिस पर स्टार लगा रखा है, तो अल्फा 2 के प्लेस पर 5/2 अल्फा 1 बिल्कुल आप पुट कर सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि मैं इक्वेशन 4 से कंफर्म कह सकूं कि ओमेगा 2 ज्यादा होगा ओमेगा 1 से, ओमेगा 2 ज्यादा होगा ओमेगा 1 से। दिख रहा है ना 5/2, फैक्टर यहाँ तो 1 ही है, यहाँ फैक्टर है 5/2। तो ओमेगा 2 किसके लिए किया है हमने? स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। तो क्लियर हो गया, किसी टी टाइम, स्मॉल टी टाइम के बाद, आफ्टर एनी टाइम टी, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर इज ग्रेटर देन टू दी होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर सॉलिड स्फीयर के लिए। तो सीक्वेंस याद रह जाएगा। पहले आप जो फॉर्मूलाज जानते हैं, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से आप अल्फा 1 अल्फा 2 में रिलेशन पता कर लेंगे, देखो किया है ना। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन रोटेशनल मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन रोटेशनल मोशन से आपको ओमेगा 1 ओमेगा 2 के रिजल्ट मिलेंगे, इक्वेशन 3 4, और वो 3 और 4 से आपको क्लियर हो जाएगा। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1। ठीक है, तो
आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल, इसमें कोई न्यूमेरिकल सॉल्यूशन नहीं है, फॉर्मूलाज यूज है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, हमने कोई नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड नहीं किया है। इसमें करना पड़ेगा 12th क्वेश्चन में। अब जो नेक्स्ट आ रहा है, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 kg रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस। सॉलिड सिलेंडर है गाइस। हाँ भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सॉलिड सिलेंडर का? 1/2 mr², जो डिस्क का होता है उसकी खुद की एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो मास दे दिया इन्होंने 20 kg, आप लिख सकते हैं कैपिटल M 20 kg। एंगुलर स्पीड ओमेगा कह रहे हैं 100, उस सॉलिड सिलेंडर का ओमेगा कह रहे हैं 100। द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 0.25 मीटर, 1/4 मीटर। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम? आपको काइनेटिक एनर्जी पता करनी है और एंगुलर मोमेंटम पता करना है। किसका? उस सॉलिड सिलेंडर का जो खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है 100 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर स्पीड से। 100 है ना, और बिल्कुल स्टैंडर्ड यूनिट लिखी हुई है। तो 7.12 आप सॉल्व करेंगे। गिवन क्या है? सबसे पहले तो मास 20 kg सही यूनिट में है, रेडियस कितनी है 1/4 मीटर, 0.25 1/4 होता है। ओमेगा कितना है 100, कितना अच्छा वैल्यू दिया हुआ है, रेडियन अपॉन सेकेंड, सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट में है। आई क्या होता है? तो सॉलिड, अब हम जो जानते हैं वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन थी वो सब आपके सामने है। अब आप क्या जानते हो? वी नो I इक्वल टू हाफ mr²। एक तो ये आप जानते हो, ठीक बात। पता लगाइए I क्या होगा। I पूछा तो नहीं है बट पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपसे जो पूछा है ना इन्होंने काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, उसके लिए जरूरत पड़ेगी। तो I पता लगाइए। देखो सही लिखा है मैंने, हाफ इंटू 20 इंटू 1/16 R का स्क्वायर किया है ना। ठीक है, कितना आ रहा है? 5/8 लिख दूं ना, 5/8 kg इंटू मीटर स्क्वायर। 5/8 आ गया। आई कुछ गड़बड़ हो तो बता देना, मुझे तो यही लग रहा है 5/8। तो ये आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हेल्प से हम काइनेटिक एनर्जी पता लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिलेंडर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिलेंडर हाफ I ओमेगा स्क्वायर। आपको याद आ जाएगा जो आप 9th क्लास से जानते हैं ना, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो वो तो होता है लीनियर मोशन में, एंगुलर में I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास I है, अब ओमेगा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी पता लगाइए। काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 5/8 इंटू 10,000। अब क्या करें? 1000 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 5 हो जाए तो बताना। 25 इंटू 25, 625 इंटू 5, $3,125 है ना। जूल एनर्जी की यूनिट 3125 जूल आनी चाहिए। एक बार कोई चेक करके भी बता दो पीछे। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। हाँ भाई, एक और काम करना था,
एंगुलर मोमेंटम पता करना था, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसी क्वेश्चन में काम आएगा, दुनिया में क्वेश्चन की तो आप है ना काउंटिंग भी नहीं कर सकते, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बट फॉर्मूलाज जो है वो लिमिटेड है, तो जो लिमिटेड है वो बहुत काम के होते हैं। ठीक है, एक और फॉर्मूला L इक्वल टू आई ओमेगा लिख सकते हैं क्या? जिस तरह से P इक्वल टू mv होता है लीनियर मोमेंटम, P इक्वल टू mv, तो एंगुलर मोमेंटम ऐसा ही तो होना चाहिए, ऐसा भी तो होना चाहिए। अब दो दो फॉर्मूला से तो कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे L इक्वल टू आर क्रॉस एफ भी आप लिखते हैं, बट आर एफ गिवन हो तो हम उसको काम में लें। क्या यहाँ आर एफ कुछ गिवन है क्या क्वेश्चन में? नहीं, यहाँ पर ओमेगा की इंफॉर्मेशन दी हुई है, एमआर की हेल्प से हमने आई का पता लगा लिया, तो आई और ओमेगा की टर्म में एल क्या होता है? वो ये होता है। आई ओमेगा की टर्म में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो काम खत्म करो, एल इक्वल टू 5/8 इंटू 100, ये तो जल्दी हो गया, बताइए पॉइंट में आ रहा है 62.5, कुछ अलग आएगा, चेक करो है ना। चलिए कौन समझदार मुझे इसकी यूनिट बताएगा? कैलकुलेशन भी बता दो, यही है ना इसकी यूनिट? द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम की जो यूनिट है ना उसमें 1 मीटर एक्स्ट्रा होगा बस, आर क्रॉस पी, तो केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड तो होता है लीनियर मोमेंटम के लिए, तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, है ना। तो मीटर का स्क्वायर है यहाँ पर, अगर मीटर का स्क्वायर नहीं होता तो लीनियर मोमेंटम की यूनिट होती, तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम होता है, तो एक आर से प्रोडक्ट एक्स्ट्रा होता है। हाँ भाई, तो 12th क्वेश्चन हो गया, ये टाइम बताओ, एक और कर सकते हैं ना? आई थिंक बिल्कुल कर सकते हैं। यस सर। पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन, अ चाइल्ड स्टैंड्स ऑन द सेंटर ऑफ टर्नेबल, ठीक है, with his two arms outstretched। एक बार याद है इस पास वाली क्लास में हम एक बात बता रहे थे ना कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो तो कौन कंजर्व रहता है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। जिस तरह से लीनियर में आप कहते हो इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज देयर देन द लीनियर मोमेंटम रिमेन सेम। रोटेशनल में हम क्या कहते हैं? if there is no external torque in the system then the angular momentum of the system remains same। तो यहाँ पर अब ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। देखिए, a child stands on the center of a टर्न टेबल है ये ना, टर्न टेबल, ठीक है, with his two arms outstretched, उसने अपने हाथ कैसे किए हुए हैं? बाहर की तरफ स्ट्रेच किए हुए हैं, मतलब आई ज्यादा होगा, याद है ना, सेंटर सॉरी रोटेशनल एक्सिस से मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर थोड़ा दूर हो जाए तो आई ज्यादा हो जाता है। आगे क्या कह रहे हैं? द टर्न टेबल इज सेट रोटेट विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ, लिख लो ओमेगा 1 40 ही रहने दो, ओमेगा 1 40 लिख लिया। एक्चुअल में ये रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो हम इसको जरूरत पड़ेगी तो चेंज करेंगे, REV रिवॉल्यूशन पर मिनट, राउंड पर मिनट भी लोग इसको कहते हैं। हाउ मच इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड इफ ही फोल्ड कर लेता है, अपने हाथ को अपने पास में कर लेता है, तो आई क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आई कम हो जाएगा तो ओमेगा बढ़ेगा ना, तो आपसे पूछ रहे हैं कि बाद में एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी। ओके, और एक और बात कहा है उन्होंने, जैसे ही वो अपने हाथों को फोल्ड करता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो 2/5 टाइम रह जाता है पहले का। तो लिखिए गिवन I2 इक्वल टू 2/5 I1, I2 इक्वल टू 2/5 I1। तो जो इंफॉर्मेशन थी वो बता दी। अब हम ओमेगा 2 पता करते हैं, ओमेगा 2 पता करते हैं।
तो ये जो टर्न टेबल है ना, उस टर्न टेबल को फ्रिक्शन लेस मानते हैं, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो L चेंज नहीं होगा। तो पहले वाली कंडीशन में L1 मान लेता हूं, तो L1 क्या होगा, I1 ओमेगा 1। ओमेगा 1 कितना है क्वेश्चन में, मुझे बताओ, 40। हम ReV रिवॉल्यूशन पर मिनट में ही आंसर निकालेंगे। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी थी, गिवन I2 इक्वल टू 2/5 ऑफ I1, है ना। हम फॉर्मूला जानते हैं L इक्वल टू I ओमेगा। तो जब चाइल्ड ने अपने हाथ को आउटसाइड डायरेक्शन में स्ट्रेच किए हुए हैं तब ये कंडीशन है। वही चाइल्ड जब अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है तब L2 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 हो जाता है। बिकॉज L1 इक्वल टू क्या होगा, L2। सबसे मेन फिजिक्स तो यही है इस क्वेश्चन की। L1 इक्वल टू L2 होने का रीजन क्या है, बिकॉज कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। क्वेश्चन में टॉर्क की दूर दूर तक कोई बात नहीं है। जैसे आप एक टर्न टेबल, जैसे कहीं है क्या ब्यावर में ऐसा, मिशन ग्राउंड में जहां पर बच्चों के खेलने के लिए कुछ सेटअप किया हुआ है ना, वहां पर एक टर्न टेबल है, देखना जाकर, अभी तो लॉक है वो। तो वो एक डिस्क है जिस वो रोटेट करती रहती है। तो अगर वो एक फ्रिक्शन लेस प्लेटफॉर्म है, कोई ना उसको पुश कर रहा है ना उस पर ब्रेक लगा रहा है, तो एक्सटर्नल टॉर्क EXT, एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, कुछ भी नहीं, जीरो। तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है टर्न टेबल पर तो L1 इक्वल टू क्या होगा, L2। बताया था आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसलिए ये फिजिक्स इंपॉर्टेंट है। अब ओमेगा 2 पता लगा लेंगे आप। L1 के प्लेस पर क्या लिखेंगे, L2 के प्लेस पर ओमेगा 2 इक्वल टू क्या कहेंगे, I1 ओमेगा 1 अपॉन I2। I2 के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 2/5 I1 पहले, I1 ओमेगा 1, I2 के प्लेस पर 2/5 I1। तो क्या आएगा, 5 ओमेगा 1/2, ठीक बात, 5/2 ओमेगा 1। तो बताओ ओमेगा 1 तो पता है ना आपको, ओमेगा 2 100 आ रहा है क्या, यस सर। 100 राउंड पर मिनट, ओमेगा 2 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आंसर भी आना चाहिए, रिवॉल्यूशन पर मिनट, 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो जैसे ही आई कम होगा कौन बढ़ जाएगा, ओमेगा बढ़ जाएगा। हाथों को अंदर फोल्ड करने से आई कम होता है तो राउंड ज्यादा होते हैं। मैं आपको बता भी रहा था ना, जैसे ही फोल्ड कर लेते हैं तो वो स्पिन तेज करने लग जाता है। छोटे ब्लेड के फैन ज्यादा फास्ट रोटेट करते हैं। देखो ओमेगा 40 से 100 हो गया, है ना। अब बताइए टाइम, टू मिनट्स में तो नहीं हो पाएगा ना। इसमें एक और बात क्या है, शो दैट द चाइल्ड न्यू काइनेटिक एनर्जी। चलिए तो आगे हो सकता है कल हम थोड़ा सा फास्ट चलें, तो एक्सरसाइज कल हम एंड कर देंगे, है ना। तो अच्छी एक्सरसाइज है, मतलब दिमाग लगाने वाला एक्सरसाइज है, अच्छा एक्सरसाइज है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं। Thank you, sir. ओके ओके।